आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आज की जो घटना है, आज की ऐसी घटना है जो चोर पर आधारित है। एक ऐसा चोर जिसने 1980 में 40 दिन तक केसों की सुनवाई करी और उसने 2470 केस की सुनवाई करी और जिसमें सबको जमानत भी दी। उसका कैसा कैसा रियल घटना, जो सच्ची घटना है, वो आपको हम सुनाएंगे। दिल्ली की एक अदालत में एक मुलजिम की आवाज़ लगाई जाती है। सिपाहियों ने उसे पकड़ा था, वो उसे पेश करते हैं, जज साहब के सामने पेश करते हैं। जज साहब उसे देखते ही बोलते हैं कि आप चले जाओ। जब सिपाही इतना सुनते हैं, उसे कैदी को लेकर बाहर चले जाते हैं और वहाँ बैठ के चाय पी रहे होते हैं। वो कैदी उनसे उन्हें चाय पिलवाता है। बाहर जो खोके वगैरह होते हैं, दुकानें वगैरह होती हैं जो उसमें जज उसमें कैंटीन में, तो वो वहाँ चाय पीते हैं। चाय पीते पीते वो चोर कहता है उनसे कि साहब मैं तो चला जाता हूँ, कि जज साहब ने मुझे जाने को कहा है, मैं चला जाता हूँ, आप चाय पीने के बाद चले जाना, आप अपना काम करना, मैं अपना काम करने चला जाता हूँ। तो इतने में वो सिपाही वो जो है बैठे रहते हैं और वो चला जाता है उनसे इतनी बात कहकर। थोड़ी देर बाद आवाज़ लगाई जाती है कि धनीराम मित्तल हाजिर हों। अब वो जब इतनी आवाज़ लगाई जाती है तो धनीराम मित्तल तो वहाँ थे नहीं। और वो जो अपने दूसरे कैदी जो अपने दूसरे सिपाहियों को लेकर आए थे, उनमें से एक सिपाही जाता है उन सिपाहियों के पास जो बाहर चाय पी रहे होते हैं, उनसे बोलता है कि आपका वो कैदी कहाँ है, उसकी आवाज़ लग रही बार बार। वो तो कहते हैं वो तो भाग गया, वो तो चला गया, वो तो जज साहब ने बोला था कि वो तो आप चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। वो जज साहब के सामने जाते हैं। जज साहब को जो है परेशान तो हो गए थे। जज साहब के सामने जाते हैं, जज साहब से बताते हैं कि जज साहब आपने ही तो बोला था जाने के लिए। जज साहब कहते हैं मैं जाने के लिए थोड़ा ही ना बोला था, वो बार बार मेरे सामने आता था। अब जज साहब इतना गुस्सा थे, उनसे इतना दिमाग खराब था कि वो एक कैदी उनके सामने से जा चुका था। अब दोनों सिपाही भी परेशान थे। अब सिपाहियों का तो क्या होने वाला था, वो तो सस्पेंड तुरंत जज साहब ने कर दिए थे। 94 बार अदालत में पेश हुआ था, 94 बार। वो 127 मुकदमे थे, 1000 लगभग वाहन चोरी कर चुका था। एक ऐसी आज घटना है और ये घटना है धनीराम मित्तल की। ये जो घटना है हरियाणा प्रदेश के एक झज्जर जिला होता है और झज्जर जिले के एडिशनल जज हैं। तो एडिशनल जज अचानक आना बंद कर देते हैं अपनी एक ड्यूटी पे। जैसे ही कोई उनका आना बंद होता है, सब लोग परेशान हो जाते हैं, वहाँ का स्टाफ परेशान हो जाता है कि जज साहब पता नहीं कहाँ गए। उनकी जो है पुलिस में जांच कराई जाती है। पुलिस में उन्हें इतला दी जाती है कि ऐसे ऐसे हमारे एक जज साहब नहीं आ रहे हैं। उन्हें ढूंढा जाता है, उनका कहीं अता पता भी नहीं होता है, ऑफिस से बाहर हो जाते हैं। मामला पुलिस तक पहुंच जाता है, पुलिस तक उसकी जांच करती है। तो जब जांच में एक ऐसी चीज़ पाई जाती है कि अब जो इतनी परेशान करने वाली थी, इतनी अफवाह फैल रही थी उस बात की बहुत ज़्यादा, तो ये बात थी जो हरियाणा पंजाब के हाई कोर्ट तक, वहाँ तक वहाँ से एक लेटर निकलता है। और वो लेटर एक भ्रष्टाचार जो जज साहब थे, एक उन्होंने भ्रष्टाचार के मामले में फंसे थे, आरोप लगा था, उनके नाम से एक वो लेटर आता है। वो लेटर आने के बाद में हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार जो होता है, रजिस्ट्रार जो लेटर निकालता है वो रजिस्ट्रार निकालता है। अब रजिस्ट्रार जब यहाँ से जब लेटर निकलता है तो वो उसी जज साहब के पास में जाता है जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा होता है। उन्हें जब वो लेटर मिलता है कि आपको जो है कुछ दिन के बाद छुट्टी पर भेजा जाता है, जब तक कि आपके आरोप सिद्ध ना हो जाए, जब तक कि आपकी जांच पूरी ना हो जाए, जब तक आपके ड्यूटी से आपको छुट्टी पर भेजा जाता है, ड्यूटी से हटाया जाता है। अब वो उतने ही 1-2 दिन बाद एक लेटर और मिलता है कि फला फला ये जो जज हैं, ये जज आपका मुकदमों की सुनवाई करेंगे और ये जो है अभी उनका जो कार्यभार है वो संभालेंगे। वो जज आते हैं, जज साहब अपना कार्यभार संभालते हैं। अब वो आते ही जज साहब ऐसे आते हैं कि 40 दिन तक वो कार्यवाही अपनी संभालते हैं और 40 दिन में 2470 कैदियों को जमानत दे देते हैं 40 दिन में। यूँ बात इलाके में फैलने लगी कि इतने बढ़िया जज साहब आए हैं, सबको जमानत दे रहे हैं, सबको ऐसे ऐसे रिहा कर रहे हैं, सबको रियायत कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, किसी को निराश नहीं कर रहे। ये बात आग की तरह फैलने लगी और जो है थोड़ा सा क्राइम भी बढ़ जाता है। जबकि थोड़ा सा जज साहब रियायत करते हैं तो सभी वकील भी अच्छा अपना काम करते हैं, वो पैसा भी कमाने लगा, इधर उधर से थोड़ा बहुत पैसा भी मारने लगा, सबको जमानत देने लगा। वो ऐसा जज था। अब जज साहब अचानक गायब हो गए। जब गायब हो गए तो सब ढूंढने लग गए, पुलिस भी ढूंढने लग गई, उनका स्टाफ भी परेशान, जज साहब कहाँ चले गए। अब 40 दिन बाद जब सरकार को पता चलता है, हाई कोर्ट पता चलता है, सबको पता चलता है वो ये जज साहब गायब हो गए, तो जांच बैठाई जाती है। जांच में पाया जाता है कि वो जज जो था 40 दिन तक वो फर्जी था।
अब जो सरकार के मामले में, सरकार के जो है संज्ञान में बात आती है, सरकार काम करती है, सरकार इधर उधर जांच करवाती है, हाई कोर्ट जब पता करता है तो हाई कोर्ट का ऐसा कोई लेटर निकला ही नहीं था। जो भ्रष्टाचार, जो जज थे भ्रष्टाचार जिनके आरोप लगा था, उनके ट्रांसफर की कोई बात करी गई हो, उनकी छुट्टी की कोई बात करी गई हो, या कोई नया जज की नियुक्ति करी गई हो, ऐसी कोई वहां बात ही नहीं चली थी, ऐसा कोई लेटर ही नहीं निकला था। अब पुराने टाइम की बात थी, फाइलों में चलता था सब कुछ, ऑनलाइन तो कंप्यूटर सिस्टम कुछ था नहीं जैसे आज सब कुछ चलता है। तो इसी तरीके से उसने उस चीज़ को सीखा था, वो उसका फायदा उठाया था। तो ऐसे ही आदमी की आज हम बात करते हैं, वो उस आदमी का नाम था धनीराम मित्तल। धनीराम मित्तल एक ऐसा शख्स था जिसका जन्म 1938 में हरियाणा जिले के भिवानी जिले में हुआ था, हरियाणा में भिवानी जिले में हुआ था। पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा था, पढ़ने लिखने में इतना अच्छा था कि उसने उस टाइम में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। ग्रेजुएशन की अगर चाहता तो अच्छी नौकरी भी कर सकता था, मगर उसे नौकरी नहीं करनी थी, तो वो पता नहीं किसी तलाश में निकला था, नौकरी की तलाश में तो निकला था, इधर उधर घूमता रहता था। अगर चाहता वो बढ़िया अच्छी खासी नौकरी भी कर सकता। उस टाइम ग्रेजुएशन लोग बहुत बड़े कम मिलते थे। पता नहीं वो जिस चीज की तलाश कर रहा था वो पता नहीं क्या चीज थी। अब वो उसने देखा कि आरटीओ में जाना स्टार्ट कर दिया। जो अपने आरटीओ ऑफिस होते हैं उनके बाहर को दलाल भी काम करते हैं। उनके बाद अब तो साइबर कैफे भी हो गए, वो साइबर कैफे के माध्यम से भी काम होता है। पहले दलाल काम कराया करते थे, अंदर उनकी सेटिंग होती थी। अभी भी ऐसा होता है, 20% लोग ऐसा करते हैं। वो उन दलालों को देखता था कैसे कैसे कार्रवाई करते हैं, कैसे कैसे काम करते हैं, कैसे फर्जी कागज बनाए जाते हैं, कैसे पुरानी गाड़ियों के कागज नई गाड़ियों में लगाए जाते हैं। वो सब इन चीज़ों को धीरे धीरे सीख रहा था। डीएल फर्जी कैसे बनाया जाता है, डीएल या जो भी आरटीओ के काम होते हैं वो सब धीरे धीरे जो है माध्यम से कुछ दलाली पनी का काम करता था, कुछ उस तरीके का काम करता था जो वहाँ आरटीओ में होता है दफ्तर में। वो अपना काम शुरू कर दिया उसने सीखना। जब वो सीख गया तो 1964 में उसने 2-3 गाड़ियाँ 1964 में उसने 2-3 गाड़ियों की चोरी स्टार्ट कर दी। अब 2-3 गाड़ियों की चोरी स्टार्ट कर दी तो वो जेल भी चला गया। और उसने जब जेल चला गया तो इतना बड़ा क्राइम नहीं था, 1-7 साल बाद छूट कर फिर वापस आ गया। फिर वापस आया, उसने 1968 में भारतीय रेलवे के माध्यम से एक पत्र स्टेशन मास्टर को भी लिखा। जानता था सब कुछ जी, कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस होता है। अनपढ़ तो था नहीं, इसलिए अपना काम कर देता ठीक ठाक से। जानता था कि चोरी कैसा करती है, सटीक चोर था, पढ़ा लिखा जिसे कहते हैं। अब उसने जो है नए मास्टर की बोले नए स्टेशन मास्टर की यहाँ पे नियुक्ति होगी, यहाँ पर काम किया जाएगा, और इतने में आप खुद स्टेशन मास्टर बन के वहाँ पे आ जाता है। और 1-2 साल नौकरी नहीं करता स्टेशन पे, 1968 से 1974 तक नौकरी करता है रेलवे स्टेशन पर। अब वहां से भी उसे इस रेलवे को भी इस बात की भनक नहीं लगी कि हाँ कोई रेलवे स्टेशन कैसा काम कर रहा है, कैसा क्या बात है, ये मतलब कौन हमारा नया आदमी है जिसकी सैलरी वैली भी कुछ पता नहीं चला किसी को भी। 1968 से 1974 तक लगभग 6 साल उसने काम किया। उसका फिर वहां से भी मन वहां भी मन नहीं लगा। फिर उसने कुछ और काम करने की सोची। उसके बाद उसको राजस्थान चला गया। राजस्थान जाने के बाद उसने 3 साल वकालत करी, 3 साल उसने एलएलबी करी, एलएलबी का काम किया। वहाँ पे कानून की जब जानकारी हुई तो कानून का काम सीखा। फिर उसने हेड राइटिंग का कोर्स करने को गया कलकत्ता। बीच बीच में चोरी भी करता था मगर किसी को पता नहीं चलती थी। कलकत्ता गया। जो ऑफिसर अपनी हेड राइटिंग यूज करते हैं ट्रांसफर की या अपने कोड वर्ड की या अपने जो ऑफिस वर्क होता है जैसे आईबी हुआ, सीबीआई हुई, या कोई अपना पुलिस का खुफिया डिपार्टमेंट हुआ, या मतलब जो भी विभाग होते हैं उनकी अपनी हैंडराइटिंग अलग ही होती है। जैसे ट्रांसफर हुआ, उनका लिखने की तरीका अलग होता है। तो उस चीज को सीखने कलकत्ता गया। उसने वहां एक पटियाला हाई कोर्ट में बाबू की नौकरी भी की। पटियाला हाई कोर्ट के अंदर जाके वो बाबू की नौकरी जब कर गई उसने, तो वो बाबू के काम में वो अंदर जज साहब कैसा काम करते हैं, जज साहब बैठने का तरीका कैसा होता है, जज साहब बोलते किस तरीके से हैं, जज साहब मुलजिम को या वकीलों से बात कैसा करते हैं, इतनी बात वहाँ पे वो बाबू बनते हुए वो भी वहाँ पे भी सीख गया। अब उसने एक दिन अखबार पढ़ा। अब अखबार में लिखा था कि हरियाणा में एक एडिशनल जज हैं, उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। उसने अखबार में खबर पढ़ी। अखबार में खबर पढ़ के उसने अपना दिमाग अलग ही लगा दिया
उसने अखबार उसने अपना दिमाग लगाया और उसने अपना एक वो जो कोडवर्ड भाषा होती है उसमें अपना जो सीखा था उसे यूज किया एक पेपर पे, और उसने लेटर बनाया, लेटर तैयार किया और वहाँ पे भेज दिया हाई कोर्ट, जहाँ पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा था कि ऐसा ऐसा आपका जो है छुट्टी भेजा जाता है और आपको जो है इतने दिन घर बैठना होगा और इस आपकी जगह नई जज काम करेंगे। उसने एक लेटर और निकाल दिया। अब वो 40 दिन उसने वहाँ काम किया। 40 दिन काम करने के बाद उसने लगभग 2000 से ऊपर मुकदमों को सुनवाई करी, सबको उम्र कैद जो किसी जिसे जो आरोप लगे थे सबको उसने जमानत दी, फिर वहां से भी गायब हो गया 40 दिन बाद। फिर वो एक दिन जो एक बार पकड़ा गया था, पकड़ा तो कई बार गया, बार बार छूटता भी रहता था, शातिर इतना था कि बार बार छूटता रहता था। उसने दिल्ली में चोरी की, हरियाणा में चोरी की, राजस्थान में चोरी की, फिर उत्तर प्रदेश में भी उसने चोरी की। अब एक घटना होती है 2016 में दिल्ली में भी अलग अलग जगह से वाहन चोरने लगे, ज़्यादा संख्या में वाहन चोरने लगे। वाहन चोरने का कारण सबसे बड़ा यूँ था कि 2016 में बुजुर्ग हो गया था। अब बुजुर्ग आदमी से कौन पूछेगा कि आप क्या कर रहे हो, लगभग 80 साल की उम्र। अब वो मास्टर की रखता था, मास्टर की जैसी वो कार में लगाई, वो कार वाले ने देखा किसी ने कि हाँ अब बुजुर्ग है, अरे अंकल जी क्या कर रहे हो, तो उसने कहा बेटा मुझे दिखता तो है नहीं, मेरी गाड़ी जो है पीछे खड़ी थी, मैंने आपकी उसमें लगा दी। अब नहीं आया तो मास्टर की से खोला और गाड़ी लेके चला गया। तो ये घटना जो गाड़ी चुराने वाली थी वो सीसीटीवी में कैद हो, जो सीसीटीवी में कैद हो गई दिल्ली में, वो सीसीटीवी फुटेज देखा गया, दिल्ली पुलिस ने वो जांच करी उसकी, तो दिल्ली पुलिस ने फिर वो पाया कि वो धनीराम ही था। वो धनीराम ये तो धनीराम मित्तल है। अब धनीराम मित्तल 1980 में जब वो जेल भेजा गया, वो कुछ ज्यादा दिन रख नहीं सकते क्योंकि ज्यादा उम्र दराज है, तो वो लगभग 1985 के लगभग उसकी एक मृत्यु हो गई। तो ऐसा एक शख्स की कहानी थी। तो कैसी कहानी लगी, ये कैसी घटना लगी, कमेंट करके बताएं और चैनल को भाई सब्सक्राइब करें। ऐसी ही घटना, ऐसी कहानी मैं आपको सुनाता रहूँगा, लाता रहूँगा आपके, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब